हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करेंगे साथियों हमेशा की तरह फिर से प्रैक्टिस सेट की और प्रैक्टिस सेट नंबर 16। चलो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है। ये चीज ध्यान रखना, झारखंड में, बिहार में क्या है, कम साक्षरता है। क्या है, कम साक्षरता है। ओके, कम साक्षरता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। क्या है भैया, भोपाल है। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऊंची चोटी, ऊंची फर्स्ट एंड सेकंड चोटी दोनों याद रखना। सेकंड की K2, फर्स्ट की कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखना, कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र। चलो, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। कलहण की राज तरंगिणी, कलहण की राज तरंगिणी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके दो अभिलेख है, महास्थान, महास्थान और सोहागोरा, महास्थान व सोहागोरा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अंटार्कटिका महाद्वीप, लिख दो। कम कम जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला महाद्वीप। चलो बात करें ऑस्ट्रेलिया, कम क्षेत्रफल वाला, कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, ओणम त्योहार किस राज्य का है। ओणम केरल का है, ओणम केरल का है। गुजरात का लिख दो डांडिया, गरबा, गरबा। पंजाब, पंजाब का लिख दो भांगड़ा, पंजाब का लिख दो भांगड़ा। राजस्थान का एक लोकगीत है, राजस्थान का एक लोकगीत, राजस्थान का एक लोकगीत है कांगशियो। कौन सा, कांगशियो। मार्सेल बमरो कांगशियो पणी हारिया ले गई। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन 7, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इनमें से कोई नहीं, बुध शुक्र और शनि क्या है, ग्रह है। अगला क्वेश्चन 8, 1857 विद्रोह दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था। याद रखना, दिल्ली में किया था मुगल शासक था। कौन सा, मुगल शासक, मुगल था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड। लेकिन लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, झांसी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से। खिलाड़ी कितने होते हैं, 11। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। वैलेंटाइन चिरोल को। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि किसका था, उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का क्या था, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, पशुपालन। जबकि जबकि याद रखना, ऋग्वेदिक सभ्यता का क्या था, पशुपालन व कृषि, पशुपालन व कृषि। उद्योग या व्यवसाय, व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता का था। क्वेश्चन नंबर 12, सती प्रथा के आंदोलन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी की अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को। ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो, वेदों की और
लोटो। राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज। चलो अगला क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ये चीज ध्यान रखना, जो सोमनाथ का मंदिर था उस पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। कब किया? 1025 ईस्वी के अंदर। 1025 ईस्वी का नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। बाबर मैंने लिखा है 1526, 1527, 1528, 1529 ये युद्ध है। 1530 में बाबर की मृत्यु है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात, क्यात, टक्का बांग्लादेश की, बांग्लादेश की, रुपया भारत की, भारत की, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अकबर का जन्म किस सन में हुआ है? अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर सिंह यहाँ पर, अमरकोट के राजा वीर शाल के यहाँ पर, ठीक है ना। चलो तो चलिएगा नौजवानों, अपन करते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो अपने सामने इस क्लास का 16वां क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, पावोक्रेटिडस, मैगीफेरा इंडिका या इनमें से कोई नहीं। यानी पूछा है मानव का वैज्ञानिक नाम। मैगीफेरा इंडिका की मैं बात करूं तो मैगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। पावोक्रेटिडस की मैं बात करूं तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका? मोर का वैज्ञानिक नाम है। जबकि मानव के वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। जो ये द्विनाम पद्धति जिन्होंने दी, यानी किसी का भी आप वैज्ञानिक नाम देखोगे तो दो शब्दों के अंदर होगा, जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। जिस व्यक्ति के मसूड़ों में रुधिर स्त्राव होता है उसे भोजन के साथ क्या लेना चाहिए? मसूड़ों के अंदर खून आना, मसूड़ों के अंदर खून आना जिसको स्कर्वी रोग कहते हैं, स्कर्वी। और ये रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों के अंदर खून आना यानी विटामिन सी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन सी की। तो इनमें से विटामिन सी का स्रोत कौन है? खट्टे फल, कैरोटीन, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गए खट्टे फल। खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत है और विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों के अंदर रक्त स्त्राव होता है। नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से मैं बात करूं तो विटामिन ई से जनन क्षमता कमजोर होती है, जिससे बंध्यता या नपुंसकता, पुरुषों की मैं बात करूं तो नपुंसकता और महिलाओं में बात करूं तो बंध्यता रोग हो जाता है। विटामिन बी की मैं बात करूं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से मैं बात करूं तो रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। और नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से नाविक रोग होता है। सदिश राशि है दाब, कोणीय संवेग, ऊर्जा, शक्ति। सदिश राशि, सदिश राशियों की ट्रिक है, सदिश राशियों की ट्रिक है विषुवत बल। क्या है? विषुवत बल। विषुवत बल, वी से बन गया विस्थापन, व से बन गया वेग, व से वेग बन गया, व से आवेग बन गया, व से वेग, आवेग, संवेग, त से त्वरण, त से क्या बन गया? त्वरण,
ब से क्या बन गया, बल, और इसी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र, बल और चुंबकीय क्षेत्र। ये किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये सदिश राशियां हैं। तो इनमें से दाब अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है, शक्ति भी अदिश है, स्वयं सारे के सारे, स्वयं कोणीय स्वयं, ये सब क्या है, ये सदिश राशि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए सनहेक कौन सा है, यानी भारी मशीनों में सनहेक, सनहेक किसको बोलते हैं, घर्षण बल को कम करने वाले चिकने पदार्थ, घर्षण बल को कम करने वाले चिकने पदार्थ क्या कहलाते हैं, घर्षण बल को कम करने वाले जो चिकने पदार्थ होते हैं, चिकने पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, वो सनहेक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सनहेक कहलाते हैं। तो बॉक्साइड, फास्फोरस, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सनहेक के रूप में चिकनाहट प्रदान करने के लिए भारी मशीनों में लगाया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, मुर्रा, भदावरी, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। ये अलग अलग पशुओं की अलग अलग नस्लें होती है, भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, नागपुर, भदावरी। तो भदावरी के अंदर वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी भैंस के किस दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो भदावरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्या है, सोडियम, सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na, क्या होता है, Na। तो सोडियम क्या है, सोडियम एक गैस है, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक अधातु है, सोडियम एक कार्बन है। सोडियम क्या है, तो सोडियम एक धातु है, सोडियम एक क्या है, सोडियम एक धातु है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश का रंग कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है प्रकाश संश्लेषण। सबसे ज्यादा किस प्रकार के प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, हरा, पीला, नीला, लाल। तो किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो लाल में होती है। किस में होती है, लाल में होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम संबंधित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से, जड़त्व से, स्वयं संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया प्रतिक्रिया यानी स्वयं संरक्षण की मैं बात करूं तो गति का दूसरा नियम, गति का जो दूसरा नियम है, गति का दूसरा नियम स्वयं संरक्षण का नियम कहलाता है। गति का प्रथम नियम, गति का जो प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम वो जड़त्व का नियम कहलाता है, और गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। कुल न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, तो ये तीनों के उपनाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, तो गति का जो फर्स्ट नियम है, गति का जो फर्स्ट नियम जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, गति के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होती है, बल की परिभाषा। और गति का जो सेकंड नियम है जिसको स्वयं संरक्षण का नियम कहते हैं, सेकंड नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। सेकंड नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, बल का सूत्र या बल का व्यंजक प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, यानी संक्रामक रोग जो श्वसन के द्वारा, खान पान के द्वारा, यानी किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो संक्रामक रोग कहलाता है। सेचक, रतौंधी, टिटनेस, बेरीबेरी। बेरीबेरी की मैं बात करूं तो विटामिन बी की कमी से। बेरीबेरी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। टिटनेस की मैं बात करूं तो जंग लगे लोहे की चोट के कारण, जंग लगे लोहे की चोट के कारण। और रतौंधी की मैं बात करूं तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग विटामिन
ए की कमी से होता है। और चेचक जो होता है वायरस जनित रोग है, और चेचक रोग संक्रामक रोग है। और चेचक के टीके की खोज किसने की, टीका किसने खोजा, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। और चेचक का टीका खोजा गया प्रथम टीका था, इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहते हैं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी अपन ने बात की विषुवत बल यानी विस्थापन, वेग, आवेग, संवेग, त्वरण, बल और चुंबकीय क्षेत्र, ये किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार की सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। सेम रिपीट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस कहो या फिर उसे क्या कह सकते हैं, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में, आवर्त सारणी के वर्ग 18 के अंदर अक्रिय गैसों का वर्णन है। वर्ग 18 में आवर्त सारणी में अक्रिय गैस है। और वर्ग 17 में यदि आपको पूछे, वर्ग 17 में हेलोजन समूह है। वर्ग 17 में क्या है, वर्ग 17 में हेलोजन समूह है। और वर्ग 18 में अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस है। तो कौन सी नोबेल गैस नहीं है, आर्गन, रेडॉन, नियोन, ब्रोमीन। तो आर्गन भी रेडॉन अक्रिय गैस है, रेडॉन भी भारी अक्रिय गैस है, नियोन भी है, लेकिन ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है। ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है, अधातु है, अक्रिय गैस नहीं है। वैसे अक्रिय गैस भी अधातु ही होते हैं। वैसे अक्रिय गैस और हैलोजन समूह दोनों भी अधातु ही है। अक्रिय गैस और हैलोजन समूह दोनों ही क्या है, अधातु ही है, लेकिन ब्रोमीन एक अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि के माध्यम से होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन, कैनेडिया या मुकुलन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, यानी इसमें नर और मादा द्वारा युग्मज बना के निषेचन की प्रक्रिया होकर जनन होना कोई अनिवार्य नहीं है, केवल एक जनक भाग लेता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। और हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, मुकुलन विधि। फल पकाने में सहायक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन फल पकाने के लिए सहायक है, जिब्रेलिन, मार्फेटिन, एथिलीन या इनमें से कोई नहीं। फल पकाने में सहायक कौन है, तो फल पकाने के लिए एथिलीन। फल पकाने में सहायक कौन है, फल पकाने में सहायक एथिलीन। कौन है, एथिलीन। ये थे अपने साइंस के 15 क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे मैथ के 15 क्वेश्चन। तो देखिएगा, मैथ के 15 क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने, 1% के आधे का 200% क्या होगा। देखिएगा, 1% के आधे का 200% कितना होगा, यानी क्या कह रहा है, 1% यानी 1% का निशान हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100। 1% के आधे का 200% कितना होता है, 1% के आधे का 200% कितना होता है। 1% का निशान हटाया, 100 इंटू इसका आधा और आधे का 200%। तो देखिएगा क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या आ गया, 1/100, 1/100 यानी 0.01, 0.01 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर है,
तो मेज की कर्णवत लंबाई कितनी होगी। अब देखो ये मेज कैसा है, मेज आयताकार है। अब क्या कह रहा है कि ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, यानी आयत का परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप कितना है, यहां लिखता हूं ताकि आराम से पूरा जाए, यानी आयत का परिमाप दे क्या रखा है, आयत का परिमाप कितना है 28। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 28। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28/2, यानी बराबर कितना आ गया 14। यानी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 14 है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 48। कितना दे रखा है 48। तो आप यूं मान सकते हो कि माना, तो अपन क्या मानेंगे, माना लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 14 माइनस एक्स। तो x इंटू 14 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 48। यदि आप इसको x मान के करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप सीधा सोचिएगा, इसको यूं सोचिएगा कि लंबाई और चौड़ाई का योग 14 है और गुणनफल कितना है 48। दो ऐसी संख्या जिसको जोड़े तो 14 आए और गुणा करे तो 48 आए। तो 6 और 8 क्या आएगा 6 और 8। इसका मतलब लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 6 और 8। अब क्या कह रहा है उसी टेबल का, यानी ये अपने पास टेबल बन गई जिसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई कितनी है 6। अब ये कह रहा है कि इसकी कर्णवत लंबाई कितनी होगी, यानी इसका विकीर्ण पूछ रहा है। तो ये कितना आ गया 6। अब आपके सामने ये किस प्रकार की आकृति बन गई, ये जो आकृति बनी आपके सामने, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बना जिसके 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो आप लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 66 प्लस 36 कितना आ गया 100। ये कर्ण स्क्वायर 100 है, कर्ण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 100 का अर्थ कितना आ गया 10। अंडर रूट 100 का अर्थ कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है, 10 दिन बाद 200 जवान और आ जाने से सामग्री केवल 24 दिन चलेगी। दुर्ग में कितने जवान थे। एक दुर्ग के अंदर टोटल 42 दिन की सामग्री थी, 10 दिन बाद और आए। यदि 10 दिन बाद ये बंदे नहीं आते तो जो जितने बंदे पहले थे न, उन बंदों के कितने दिन खाना चलता। कुल 42 का था, 10 दिन बीत चुके तो शेष 32 दिन खाना चलता। तो अपन माना पहले जवान x थे, माना पहले जवानों की संख्या कितनी थी, माना पहले जवानों की संख्या x थी। तो यदि कोई नहीं आता तो इन जवानों की 32 दिन का x जवानों की 32 दिन का खाना हो जाता। लेकिन अब वही खाना 200 बंदे और आ गए, यानी x प्लस 2 से, यानी x पहले थे 200 और आ गए, और अब ये खाना कितने दिन चलेगा 24 दिन चलेगा। अब इसको हल करोगे तब x का मान आएगा, और x का जो मान आएगा वही इस दुर्ग के अंदर उपस्थित जवानों की संख्या होगी। कंठ बहुत दर्द कर रहा है, हद से ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, कंडीशन बहुत दयनीय है। अब देखिए आप इसको करोगे तो 32 इंटू एक्स किया तो कितना हो गया 32x। अब इसको कीजिएगा 24 इंटू 200 करोगे तो 4800 प्लस 24x। 24x इधर गया तो 32x माइनस 24x बराबर कितना आ गया 48। अब 32 में से 24 गए तो शेष कितने बचेंगे भाई, देख लीजिएगा शेष कितने बचेंगे, 8 यानी 8x बराबर कितना 4800। x बराबर 4800 के अंदर किसका भाग दिया, 4800 में 8 का भाग दिया तो कितना आ गया 600, यानी x का मान 600 आया। और पहले जवानों की संख्या x थी, इसलिए जवानों की संख्या पहले कितनी थी 600। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 600 होगा। बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया।
क्योंकि आप आराम से दोबारा स्क्रीनशॉट को देख सकते हो। चलिएगा भाई, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, उनका एचसीएफ 3 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा? तो आप देखो, अपन को पता है, धीरे धीरे कहां भागेगा रे देवा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ 3 है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों का गुणनफल दे रखा है 224, तो एलसीएम निकालना है। 224 के अंदर किसका भाग देना है? 3 का, तो कितना आ जाएगा? 108, यानी तो उनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 108 होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 706 थी। यदि प्रथम खिलाड़ियों की औसत रन, प्रथम 6 खिलाड़ियों की औसत रन 6 थी और अंतिम 6 खिलाड़ियों की औसत रन 52 थी, तो छठे खिलाड़ी की रन संख्या बताओ। छठे खिलाड़ी की रन संख्या बताओ। तो देखो, यानी टोटल संख्या, यानी कुल रन तो दे रखे हैं कितने? कुल रन दे रखे हैं 706। अब देखिए प्रथम 6 खिलाड़ियों की, प्रथम 6 खिलाड़ियों की टोटल रन कितने देखते हैं। तो प्रथम 6 खिलाड़ियों का औसत रन 60 था, तो कितना हो गया? 360 रन। और अंतिम 6 खिलाड़ियों के रन, अंतिम 6 खिलाड़ियों के रन की यदि मैं बात करूं, अंतिम 6 खिलाड़ियों के रन 52 है। कितने हैं? 52। तो 6 दू कितने हो गए? 12, हासिल गई 1, और 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 30 ने 1 कितने हो गए? 31, यानी 312। इन दोनों का जब अपन ने काउंटिंग टोटल किया तो 2, 7 और 6 कितने हो गए? 672। 672। अब रन बन गए 672, जबकि कुल रन कितने? 606। तो एक जो एक्स्ट्रा है वो प्रथम 6 पारी और अंतिम, यानी ये जो है बीच की छठी पारी 2 बार जुड़ चुकी है, तो छठा खिलाड़ी 2 बार जुड़ चुका है। तो 672 माइनस 606 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 600, यानी 67। शेष कितना बचेगा? 672 में से 606 जाएगा, शेष 67 बचेगा। यानी छठे खिलाड़ी के रनों की संख्या कितनी है? 67 है। कितनी है? 67 है। देखिएगा, अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है। अभिषेक, एक है अभिषेक और एक काजल। अभिषेक और काजल, अभिषेक की आयु काजल की आयु से 3 गुना है, यानी अभिषेक की आयु कितनी है? 3 है, तो काजल की 1 है। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 10 वर्ष बाद की मैं बात करूं तो 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु दुगुनी रह जाती है, यानी 10 वर्ष बाद आयु क्या रह जाती है? दुगुनी। आप चाहो तो इसको x मान के करो, चाहो तो आप सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। x मान के करो तो 3x बटा x, दोनों की 10 वर्ष जुड़ गई। 10 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या हो जाता है? 1:2। 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 10 20। इधर गया तो x और 10 इधर आके माइनस हुआ, तो x का मान कितना आया? 10। तो अभिषेक की आयु कितनी आ गई? अभिषेक की वर्तमान आयु 30 आ गई। काजल की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 10 आ गई। अब क्या कह रहा है? अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? अब 30 है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद 35 होगी। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद 35 वर्ष होगी। कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी क्या ज्ञात करना है? घन का आयतन। क्या ज्ञात करना है? घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब, यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन का आयतन कितना होगा? 216।
एक टेलीफोन को 200 रुपए में खरीदा गया तथा 350 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। बहुत इजी है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 200 है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 350। 200 में खरीद कर 350 में बेचा जा रहा है। 150 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है किस पर 200 पर। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा कर दिया 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 2 का भाग 150 में दिया तो 75%। कितना प्रतिशत 75%। इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा एकदम राइट आंसर। किसी राशि पर 7% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है किसी राशि पर 7% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज यानी अपन को दे क्या रखा है ब्याज दे रखा है 700 रुपए। समय दे रखा है 5 वर्ष। दर दे रखी है 7% वार्षिक और मूलधन पूछ रहा है तो अपने पास वही मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 बराबर ब्याज। तो कर दीजिएगा। कट रहा है तो काट दीजिएगा नहीं तो सीधा ले आया। मूलधन 700 100 नीचे थे ऊपर चले गए 5 और 7 कहाँ गए नीचे। 7 से ये कट गया कितनी बार 100 बार और 5 से 100 कट गया कितनी बार 20 बार। 20 गुना 100 किया तो मूलधन कितना आ गया मूलधन 2000 रुपए आ गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2000। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का मध्य कितना होगा। पूर्ण संख्या होती क्या है पहली बात जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चले। लेकिन अपन को कहा है प्रथम 20 पूर्ण संख्या तो प्रथम 20 पूर्ण संख्या कहां तक होगी 19 तक क्योंकि शून्य साथ में 1 2 3 यानी लगातार कहां तक 19 तक। और जब मध्य या औसत एक ही बात है जब लगातार कोई संख्या समान अंतर की कोई संख्या होती है उनका जब मध्य निकालना होता है तो सीधा सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या तो प्रथम संख्या 0 प्लस 19 बटे 2 यानी 19 बटे 2 करोगे 19 बटे 2 करोगे तो 9.5 आएगा। कितना आएगा 9.5। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए बोर्ड मास। अब क्वेश्चन आया आपके सामने किसका बोर्ड मास का क्वेश्चन यानी इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा वी बोर्ड मास। इस रूल के तहत इस नियम के तहत इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। क्या है 7 इंटू 7 का 3 भाग 3 माइनस 14 या है गुणा क्या है यानी 14 गुणा x और बराबर दे रखा है कितना 7। ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले का हल होगा तो क्या आ गया 7 इंटू 21 भाग 3 माइनस 14 इंटू एक्स बराबर 7। अब का के बाद भाग तो 7 में 3 का भाग दिया 21 में 3 का भाग दिया तो 7। 7 इंटू 7 माइनस 14 इंटू एक्स बराबर 7। अब गुणा 49 माइनस 14x बराबर 7 तो माइनस का 14x बराबर 7 माइनस 49 तो माइनस का 14x बराबर 7 में से 49 गया तो माइनस का 42 माइनस से माइनस कैंसिल x का मान निकालोगे तो 42 बट्टा 14 तो कितना आ जाएगा 3 यानी x का मान कितना आ जाएगा x का मान आपके सामने 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान आपके सामने 3 आ जाएगा। बयालीस बट्टा 14 करोगे तो x का मान 3 आ जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है
35 प्लस 39 प्लस 41 46 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। या तो आप बाई मेथड करना चाहो तो सबको जोड़ दीजिएगा, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x बट्टे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 बट्टे 6 बराबर 38 लिखोगे तो हल हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा यदि सोचो तो भी संभवत है, यानी अपन को 38 बनाना है। क्या बनाना है? 38 बनाना है। तो संख्या क्या चाहिए? सबको 38 मानते चलो, यानी इसको मैंने ये 35 3 कम पड़ रहा है, कितने कम पड़ रहा है? 41 वाले 3 मैंने इधर दिए तो ये भी 38 हो गया, और ये 41 वाले 3 इधर गए तो ये भी 38 हो गया। चलो ठीक है, 39 एक ज्यादा है, एक क्या है ज्यादा, इधर ले आए और एक ले आए तो ये 28 हुआ अभी तक, तो ये भी 38 हो गया। अब 46 की मैं बात करूं, अब 10 कम पड़ रहे हैं, कितने? 10 इसके पास है नहीं। जब इसके ऊपर ज्यादा कितने हैं, इसमें आप ज्यादा देखोगे तो 8 है, कितने हैं? 8 ही तो है ना, हाँ 8 ज्यादा है। 8 जब इसके साथ जोड़ोगे तो ये 38 हो गया। 8 28 के साथ जोड़ोगे, 8 किसके साथ जोड़ोगे? 8 28 के साथ जोड़ोगे तो कितना हो गया? 36। अब ये x कितना आएगा? x एक तो 38 खुद और 2 अभी तक कम पड़ रहे हैं, 38 प्लस 2 यानी कुल मिला के कितना चाहिए? 40। कितना चाहिए? x का मान कितना होगा? 40। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, विधि से करना चाहो तो 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x बटे संख्या काउंट कर दीजिएगा 6 बराबर कितना आ गया? 38। जोड़ दीजिएगा भाई, कितना आएगा? 7 और 6 कितने हो गए? 7 और 6 13, 13 ने 1 14, 14 और 9 कितने हो गए? 14 और 9, 14 और 9 23, और 23 और 5, 23 और 5 कितने हो गए? 28, 28 का 8 हासिल गई 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15 और 15 3 18, यानी 188 प्लस x बराबर ये 38 इंटू 6, 38 इंटू 6, तो 188 प्लस x 38 इंटू 6 करोगे तो 8 संग 48 हासिल गई 4, और 36 18, 36 18 और 18 और 4 कितने हो गए? 22, 228। x का मान निकालोगे तो 228 में से कितना माइनस कर दोगे? 188। 188 जब माइनस करोगे 12 ये और 28 ये 40, x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आपके सामने 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का मान आपके सामने 40 आ ही जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका एकदम राइट है। दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है, यदि उनका अंतर 91 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी 9:2 में है, दे क्या रखा है? अंतर, तो आप भी इनका अंतर कर लीजिएगा। 9 और 2 का अंतर कितना है? 7, तो 7 यूनिट किसके बराबर है? 7 यूनिट 91 के बराबर है। 1 यूनिट का मान क्या होगा? 91/7। ज्ञात क्या करना है? सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा। अब 91 के अंदर भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 13 7 13.65, 13 7 कितने होते हैं? 13 7 91, बिल्कुल 13 7 91, 13 इंटू 2 करो तो कितने आ गए? 26। तो यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 26 होगी। बहुत दर्द कर रहा है भाई। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 750 रुपए तथा उस पर 40% की छूट दी जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 750 है, 40% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य 100 की थी, 40% उसने छूट दे दी, यानी वस्तु का मानो अंकित मूल्य 100, 40% की छूट दे दी तो कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य हुआ? 60, और ये 60 किसके बराबर बता रहा है? 750 के, यानी अंकित मूल्य बता रहा है और अपने विक्रय मूल्य कितना बचा? शेष 60 बचा, यानी अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 750 है, यानी 100 रुपए की वस्तु थी, 40% की छूट दे दी तो 60 में बेच रहा है, तो 750 वाली कितने में बिकेगी? तो सॉल्व कर दीजिएगा। 2 0 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल। 5 संग 30 हासिल गई 3, 36 और 3 कितने हो गए? 39, यानी 390 रुपए। राइट आंसर क्या रहेगा?
390 रुपए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए गुणा हो तब इकाई अंक आपको बिल्कुल नहीं कतराना है, आप सिर्फ इकाई अंक का गुणा कीजिए। 9 इंटू 4 कीजिए, 9 छौक 36, 9 छौक कितने आए 36, यानी इकाई अंक कितना आया 6। 6 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। बस इकाई अंकों को आपस में गुणा कीजिएगा, अपने आप क्या आ जाएंगे, इकाई अंक आ जाएंगे। तो चलिएगा, ये थे आपके सामने मैथ और साइंस के क्वेश्चन। आगे आपको सर रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो साथियों, अभी हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों का। अपने प्रैक्टिस शेड को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण रीजनिंग के जितने भी सवाल है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा करते हैं। चलो चलो, सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल को क्या लिखा है? हॉस्पिटल को क्या लिखा है? 86579418। चलो, हॉस्पिटल का कोड ये है, तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा? चलो, H का कोड क्या है? हमें पूछा P कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे कोड क्या है? 7। तो लिख दो P बराबर 7। ओ कितने नंबर पे? 2 नंबर पे कोड क्या है? 6। 2 नंबर पे कोड क्या है? 6, ठीक है ना, किसका? O का। चलो, फिर बात करते हैं S का वापिस कोड क्या है? S का वापिस कोड क्या है? चलो, S कितने नंबर पे? 3 नंबर पे क्या है? 5। तो S का हो गया 5। फिर T है 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे क्या है? 4। तो T का हो गया 4। फिर बात करते हैं एक का क्या है? 1। A बराबर 1। L का L बराबर 8। ये कोड है, ठीक है ना। चलो, तो 7 सभी में, चलो ये ऑप्शन कट गया। 7 6 ये ऑप्शन वापस कट गया। 7 6 फिर 5, 7 से 5 4, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार रात चांद से संबंधित है, जिस प्रकार रात को प्रकाश कौन करता है? चंद्रमा करता है। तो उसी प्रकार से दिन में प्रकाश कौन करता है? सूर्य करता है। यह बात 100% सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि जिस प्रकार से रात को चांद करता है प्रकाश, उसी प्रकार से दिन को प्रकाश कौन करता है? सूर्य करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 48। रमेश अपने घर से पूर्व की ओर चलता है। रमेश का हो गया घर, चल पूर्व की ओर चलना, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी के पश्चात बाएं मुड़ जाता है। आदमी इधर जा रहा तो उसका बायां ये हाथ होगा, बायां मुड़ जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है और अंत में दाहिने मुड़ता है। मुड़ गया। अब ये आदमी ऐसे जा रहा है, इसका ये हाथ बायां, इधर मुड़ गया बाएं। फिर किस दिशा में मुड़ता है? अंत में दाहिनी ओर मुड़ता है। अगर आदमी इधर जा रहा है तो इसका दायां कौन सा होगा? ये हाथ होगा। तो रमेश इस भाग में जा रहा है, इसका भी बायां इधर और दायां इधर, यानी इधर मुड़ता है। तो अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ये चीज ध्यान रखना, किस दिशा की ओर जा रहा है साथियों? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। भाई देखो, बायां दायां समझ में नहीं आया, ये याद रखो। बी बायां, ये हाथ दिया तो बी मीन हो गया बायां। ये हाथ दिया डी मीन हो गया दायां। जब ये चीज अपने को याद रह जाएगी तो हम बायां और दायां आसानी से कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 49। किसी पंक्ति में एक लड़के का बाएं से 7वां स्थान है और दाहिने से 14वां। जब भी बायां प्लस दायां हो तो लिख दो बायां प्लस दायां -1 बराबर कुल आंसर आएगा।
कि पूछा है कि बाएं से 7वां है, दाएं से 14वां है, तो कुल पंक्ति में लड़के कितने हैं? तो याद रखना बायां प्लस दायां माइनस 1 बराबर कुल व्यक्तियों की या कुल पंक्ति में कितने हैं उन सभी की संख्या आ जाएगी। तो क्या है? बाएं से 7वां 7 प्लस दाएं से 14 माइनस 1 बराबर कितने में? 7 और 14 21 माइनस 1 20। तो पंक्ति में कुल कितने हैं भैया? 20 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट 1 4 9 16 25 36 49 और अगली श्रृंखला क्या होगी? ये हमसे पूछा गया है। बात करें 1 की वर्ग बराबर 1, 2 की वर्ग 4, 3 की वर्ग 9, 4 की वर्ग 16, 5 की वर्ग 25, 6 की वर्ग 36, 7 की वर्ग 49 और अगली होगी 8 की वर्ग कितनी होगी? 64। 8 की वर्ग कितनी होती है? 64। ऑप्शन नंबर बी राइट। 64 आंसर। आई होप साथियों ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना? तो चलेगा, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।